हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ कृष्णन पांडे एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट जो अपनी प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में हैं वो बहुत ज़्यादा इसको फेस करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आपसे करंट अफेयर्स की पढ़ाई करने के लिए कहा जाता है और ये आपसे अपेक्षा की जाती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई आप न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू के एडिटोरियल पेज को पढ़िए, तो अक्सर आप में से बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को उठाते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करने को जब कहा जाता है तो आपको लैगनेस फील होती है कि अगर इसकी कोई सिंपल वर्जन में कोई इसको समझा दे तो बहुत अच्छा होता। अक्सर हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस करते हैं। आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आप सभी से बात करूंगा कि ऐसा अक्सर होता क्यों है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जो अगर हम अप्लाई करें तो धीरे धीरे चीज़ें हमारी अच्छी होती जाएंगी। ठीक है। तो आज मैं आपके सामने कुछ आर्टिकल्स हैं ऐसे, आप देख सकते हैं कि जैसे इंडियन रुपीज इज थ्रेटन टू 3 वीक हाई एज डॉलर एक्सटेंड फॉल। अगली न्यूज़ है वाई रुपीज फेल पास्ट 87 अगेंस्ट द यूएस डॉलर टू रिकॉर्ड लो। यही न्यूज़ अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो जब अचानक रुपया हुआ धड़ाम, 3 वजहों से आई रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। जब आप इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो आपको एक एक ऐसी चीज फील होती है कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे रिलेशन ऐसे हैं एट्रीब्यूट्स के बीच में कि वो समझ में नहीं आते। और उसका रीजन ये है कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप कर सकते हैं कि भाई आप बेस अपना मजबूत करिए। सबसे पहले आप उन बुक्स को प्रेफर करिए जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही कॉमन चीज़ों को आपको सिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कोई किताब पढ़ते हैं या आप इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से कोई किताब पढ़ रहे हैं तो पहले आप उनमें आने वाली टर्मिनोलॉजी को सीखिए, उनमें आने वाले रिलेशंस को, जो दो टर्मिनोलॉजी के बीच में रिलेशन है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपस में फंक्शन है, क्या उनका रिलेशन है, उनके ज़्यादा और कम होने से क्या हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे अपने आप को ग्रेजुअली अगर आप बिल्डअप करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसमें आप महारत भी हासिल कर सकते हैं। और फिर आपके लिए बड़े बड़े एडिटोरियल कुछ मायने नहीं रखेंगे, आप तुरंत उनकी मीनिंग समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे ही आप न्यूज़पेपर की हेडिंग देख करके ही समझ सकते हैं कि भाई आज की न्यूज़पेपर में ये होने वाला है। ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी आप कोई ऐसी न्यूज़ देखें, जैसे पिछली जो न्यूज़ मैंने आपको दिखाई, रिसेंटली आपने ये न्यूज़ देखी भी होगी। ठीक है। तो ऐसी न्यूज़ को क्या कर सकते हैं आप? सिंपली क्या कर सकते हैं कि पहले तो आप इसका एक छोटा सा हेडिंग बनाइए। ठीक है। कि डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना एक्चुअल में ये है क्या? क्यों ऐसी न्यूज़ आती है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है? ठीक है। तो आप जब इसको बनाएंगे, जब भी ऐसी कोई न्यूज़ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट का जिक्र होता है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब भी आप ऐसा कोई प्रैक्टिस करेंगे घर पे या आप अपने खाली टाइम में इसको प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो आप सीख रहे हैं। बहुत सारे टर्म्स। ठीक है। तो एक तो हो गया आपका एक्सचेंज रेट। ठीक है। सुनने में आता है कि भाई एक्सचेंज रेट का इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। फिर हम देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की मांग को जो इन्फ्लुएंस कर सकता है या जो डिटरमाइन करते हैं वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, किन किन चीज़ों से हम डॉलर की डिमांड ज़्यादा करते हैं और किन किन चीज़ों से हम डॉलर की डिमांड को कम कर देते हैं। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, यानी इसका प्रभाव क्या होगा। अब प्रवाह क्या होगा, सॉरी प्रवाह नहीं, प्रभाव क्या होगा। ठीक है। नकारात्मक है कि सकारात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव है तो कौन सा है, नेगेटिव है तो दो तीन पॉइंट्स नेगेटिव के हम ले लेंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो एक तरह से बेस है वो आपका मजबूत होता जाएगा। आप कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशन समझ पाएंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम समझेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि विनिमय दर होती क्या है। ठीक है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले विनिमय दर क्या होती है। देखिए, विनिमय दर के बारे में सिंपली आपको लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, बट मेरा काम है आपको इजी लैंग्वेज में समझाना, तो वो मैं अपना काम करूंगा। देखिए, विनिमय दर क्या होती है, जिस प्रकार से आप नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांजैक्शंस करते हैं, कि जैसे नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज बाजार में बिकते हैं और खरीदे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो करेंसी होती है ये भी एक गुड्स होती है। और इसका भी एक बाजार होता है जिसे मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट में करेंसी की खरीद फरोख्त की जाती है, खरीदी और बेची जाती है।
इसके कई रीजंस होते हैं जिनको हम अगली स्लाइड में कवर करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। तो विनिमय दर क्या होती है? किसी देश की मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन या क्रय करने की दर होती है। यानी कि $1 के बदले मुझे कितने रुपए चुकाने होंगे ताकि मैं $1 परचेज कर सकूं, ये बताती है आपकी एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट अक्सर आप देखते होंगे ऐसे लिखा होता है कि $1 बराबर, सपोज कर लेते हैं कि 50 रुपीज है, जो कि बहुत ही ज्यादा, मतलब मैंने लोएस्ट ले रखा है। आपको भी पता है कि करंट में रेट ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली जो आपने देखा 86 87 पॉइंट समथिंग टच कर चुका है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि ये देखिए कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो कह सकते हैं कि जो आपकी एक्सचेंज रेट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये एक्सचेंज रेट कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर $1 बराबर 50 है, $1 बराबर 70 है, तो ये तो ज्यादा हो रहा है, तो अच्छी बात है। रैंक हमेशा ज्यादा होगी तो अच्छी है या बेकार है, सोच के बताइए भाई। रैंक अगर आपकी बढ़ती जा रही है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, ये तो बुरी बात है भाई। रैंक जितनी कम हो उतना ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ है $1 बराबर 70 रुपीज, तो आप समझ जाइए इसका मतलब कि आपका जो रुपया है वो और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है अगेंस्ट डॉलर, ठीक है। तो विनिमय दर को हमने समझ लिया कि जो आपकी डॉलर है जो आपका, और जो हमारा रुपी है, उसमें आपस में एक्सचेंज रेट किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फैक्टर्स दैट आर डिटरमाइन द डिमांड फॉर मनी अगेंस्ट द डॉलर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुपी की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या किन किन वजहों से हम डॉलर की डिमांड ज्यादा और कम करते हैं। तो इसके कॉमनली 3 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज है ट्रेड, दूसरा है आपकी सर्विसेज, और तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट। अब ये ट्रेड क्या है? मैंने आपसे कहा भाई अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं और मुझे अमेरिका से कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है, ठीक है, अमेरिका से कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली मैं अमेरिका से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लूंगा और उसे उठा करके रुपया दे दूंगा? ऐसा नहीं होता है। आप जब भी कोई विदेशी वस्तु का आयात करते हैं, मंगाते हैं अपने यहाँ या परचेज करते हैं, तो आप सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं बल्कि उस कंट्री की करेंसी की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। अगर मुझे डॉलर अमेरिका से कोई सामान खरीदना है तो मुझे डॉलर परचेज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं जाऊंगा बैंक, वहां जाकर के बोलूंगा कि भाई मुझे इतने डॉलर चाहिए क्योंकि मैं ये सामान वहां से मंगा रहा हूँ। तो अब हो क्या रहा है, एक चीज तो आपने बहुत कॉमन पढ़ी होगी, आपको भी पता है मुझे भी पता है, इसीलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। मांग का नियम पढ़ा होगा। मांग का नियम क्या कहता है कि अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हाई हो जाएं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि प्राइस कम हो जाएं तो क्वांटिटी डिमांडेड अपोजिट हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि यहां रिलेशन दिखा रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड में ऑपोजिट रिलेशन होता है। बट इसका जस्ट उल्टा हो सकता है अगर हम प्राइस को पहले फ्लैक्चुएट ना करते हुए डिमांड को फ्लैक्चुएट कर दें। यानी कि कोविड 19 उदाहरण के तौर पे समझेंगे, कोविड 19 के टाइम पर मास्क सबके लिए इंपॉर्टेंट था। उससे पहले कोई मास्क नहीं पहनता था, किसी से कोई मतलब नहीं था कि मास्क क्या होता है क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट जैसे ही हमें ये पता चला कि मास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने सडनली उसकी डिमांड को बढ़ा दिया। अब जब डिमांड कंपेरेटिवली प्राइस के हाई हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो प्राइस कहता है कि भाई सेलर तो हमेशा चाहता है कि ज़्यादा डिमांड हो, ज़्यादा डिमांड होगी तो सप्लाई थोड़ी ना थोड़ी कम पड़ेगी। डिमांड का मतलब सप्लाई से कंपेरेटिवली डिमांड ज़्यादा है। अब सप्लाई अगर कम पड़ रही है तो प्राइस हाई होंगे, क्योंकि सेलर हमेशा चाहता है कि ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, तो वो प्राइस को हाई कर देगा। इसी तरीके से जब आप विदेशी गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, तो वहां पर जब आप डिमांड को बढ़ा देते हैं तो होता यह है कि जिस चीज़ की आप डिमांड बढ़ा रहे हैं उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। अब जब आप आयात ज़्यादा करने लगेंगे तो आपका रुपया जो है वो कमज़ोर होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो वस्तु व्यापार, इसी तरीके से आप घूमने जाते हैं, विदेशों में घूमना जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, आप मालदीव जाते हैं, बहुत ज़्यादा जगह घूमने जाते हैं, आप अमेरिका घूमने जा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे जब आप जाते हैं घूमने तो आपको उस देश की करेंसी की डिमांड करनी पड़ती है, आपको एक्सचेंज कराना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया कारण, दूसरा ये कारण, और तीसरा है निवेश। घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से आप चाहें तो अमेरिका की किसी भी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, उसके साथ साथ एक ऐप चाहिए, और आप करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसा करते भी होंगे, आई होप। तो इन 3 चीज़ों की वजह से जो है आप डॉलर की डिमांड करते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया
इसके बाद हम कहें कि अगर सर मैं ज़्यादा खरीद रहा हूँ या ज़्यादा बेच रहा हूँ तो उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। ये डॉलर जो कमज़ोर हो रहा है, कभी कहते हैं कि डॉलर मजबूत हो गया, कभी रुपया और गिर गया, इन सब के प्रभाव क्या होते हैं, या हम ये कहें कि जो इसका इम्पैक्ट है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ता है कि स्फीतिक दबाव। अब आपको एक टर्मिनोलॉजी यहाँ से सीखने को मिल गई कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या होगा। देखिए, आयात महंगा हो जाएगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा, और इम्पैक्ट में मैंने दोनों की बात की है, नकारात्मक और सकारात्मक। जब आयात महंगा हो जा रहा है तो यानी कि आपके लिए विदेशी गुड्स एंड सर्विसेज या फॉरेन की गुड्स एंड सर्विसेज बड़ी महंगी हैं, और आयात महंगा हो रहा है धीरे 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 धीरे, इसका मतलब कि लोग आयात कम करेंगे, निर्यात ज्यादा करने लगेंगे। अब वहां के लोग निर्यात ज्यादा करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, आयात अगर महंगा हो रहा है और आपका कंट्री किसी ऐसी चीज पे डिपेंडेंट है जो आपके टोटल इंपोर्ट का लगभग 70 टू 75% है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि हमारे लिए ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 75% लगभग ऑयल पे ही खर्चा हो रहा है। अब अगर आपके आयात महंगे हो रहे हैं तो आपको ऑयल महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसको तो आप सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते कि आपसे बोल दिया जाए कि भाई एक महीने के अंदर अंदर आप अपने आप को ऑयल परचेज करना बंद करिए, अब ऑयल नहीं किसी और चीज से काम चलाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम चला लेंगे। अभी आप वैसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी आप उस पर पूरी तरीके से सस्टेन तो हो ही नहीं पाए हैं। दूसरी चीज, निर्यात सस्ता होगा, इसमें कोई कह सकता है कि सर ये तो पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहे हो आप, कि ये तो पॉजिटिविटी है। भाई अच्छी बात है कि हम ज्यादा बेच रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा जो है फॉरेन करेंसी के हमारे पास क्या होंगे, भंडार होंगे, और हमारा फॉरेक्स मजबूत होगा। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज जिसको बोलते हो, फॉरेक्स ज्यादा आपका मजबूत होगा। और कहा जाता है कि जिस कंट्री के पास फॉरेक्स होता है, अच्छा खासा फॉरेक्स है, वो कंट्री किसी भी आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम से, चाहे वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, ठीक है, या पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से कोई इशू चल रहा हो, तो सरवाइव कर पाती है। अब अगर आपके पास फॉरेक्स ज्यादा होगा तभी आप कर पाओगे, और वो तब होगा जब आप ज्यादा बेचोगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा जब बेचते हो तो आपकी डिमांड, आपकी करेंसी की डिमांड ज्यादा बढ़ती है। ठीक इसी तरीके से स्फीतिक दबाव आप समझ पा रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विनिमय दर, आपको भी मैंने बताया कि $1 बराबर 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, या $1 बराबर नीचे आ रहा है धीरे धीरे। तो एक तो ये हो गया चेंज। अब आप समझ पा रहे हैं कि दोनों के रिलेशन कैसे काम कर रहे हैं। आप जब करेंगे तो आपको 3 से 4 पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे। फिर है आपका करंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट। अगर आप आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका डेफिसिट क्रिएट होगा। आप खरीद कम रहे हैं, बेच ज्यादा रहे हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपका फेवरेबल नहीं होगा बैलेंस। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इससे और क्या जोड़ करके पढ़ सकते हैं, अभी आपने 2 तारीख को देखा रेसिप्रोकल टैरिफ, पारस्परिक कर। पारस्परिक कर क्या है भाई? पारस्परिक कर सिंपल सी चीज है, आपको एक लाइन में समझनी है तो आप समझ सकते हैं कि सर जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, बहुत सिंपल सी चीज है। अभी आप ट्रम्प जी के बारे में काफी ज्यादा न्यूज पढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा जो है उथल पुथल देखने को मिल रही है आपको, ठीक है, लेकिन इसमें है क्या, सिंपली आपको समझना है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होगा? रेसिप्रोकल टैरिफ वो है जो किसी कोई देश दूसरे देश के उत्पादन पर लगाता है, इस सोच के साथ कि मेरे उत्पादन पर, मेरे गुड्स एंड सर्विसेज पे आप टैक्स लगा रहे हैं तो हम भी लगाएंगे। ये वही वाली बात है कि अगर तुम मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा, अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा करूंगा। ट्रंप ने अभी हालिया में ये बात बोली कि भाई मैं रेसिप्रोकल टैरिफ स्टार्ट करूंगा। हमारी इकोनॉमी को जिन जिन लोगों ने हैवी टैक्स के साथ इंपोज कर रखा है कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज उनकी इकोनॉमी में बड़े महंगे बिकते हैं, हमने सबके लिए दरवाजे खोल रखे हैं, आप हमारे यहाँ बेच सकते हो। तो ऐसी बात क्यों, ऐसा बायसनेस क्यों करना है? हम भी करेंगे भाई आपके साथ। और यही कारण है कि 2 अप्रैल की डेट, जो कि आज ही है देखा जाए तो, 2 अप्रैल की डेट लोग काफी ज्यादा परेशान थे कि भाई क्या होने वाला है। आज आर्टिकल भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको समझना यह है कि रेसिप्रोकल टैरिफ किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। अब इंपैक्ट कैसे करेगा, मान लेते हैं आप गुड्स एंड सर्विसेज, आपको भी पता है हमें भी पता है कि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। एक्सपोर्ट के मामले में हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो फेवरेबल है अमेरिका के साथ। अमेरिका हमें बेचता कम है, खरीदता ज्यादा है।
अब अगर वो जो बेच रहा है हम उस पर टैरिफ लगा रहे हैं और हम उसको ज़्यादा बेच रहे हैं, तो वो अगर टैरिफ लगा देगा उससे होगा क्या, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको मौका मिलेगा उठने का, और हमारे गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ जा नहीं पाएंगे। इस वजह से हमारा धीरे 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 ट्रेड है वो कम होता जाएगा, हम बेच कम पाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, आपको इन्फ्लेशनरी प्रेशर पढ़ने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपकी छोटे छोटे पॉइंट्स तैयार करने से चीजें तैयार हो जाती हैं। अब इन तीनों को जब आपने पढ़ा तो कुछ क्लियरिटी माइंड में आई कि अच्छा, जब भी ऐसी कोई आर्टिकल हम देखेंगे तो हमें इन इन चीजों पर ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट है, एक बार बिल्ड हो गए, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें थोड़ी समझ में आई कि ठीक है, एटलीस्ट हम शुरुआती दौर में इतना तो कर ही सकते हैं कि छोटी छोटी न्यूट्स को जो है उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, उसको समझेंगे कि भाई ऐसा ऐसा इसके बीच में रिलेशन है, और अच्छे से उसको लिख सकते हैं। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न को बताई गई पूरी क्लास में जैसा भी मैंने आपको समझाया उस क्लास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि व्यापार घाटे यानी कि चालू खाता घाटा, ठीक है, में वृद्धि से रुपए के मूल्य पर नीचे की ओर दबाव पड़ता है। दूसरा कह रहा है भारत में मुद्रास्फीति का उच्च स्तर आयात को सस्ता और निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है, जिससे कि रुपया मजबूत होता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विदेशी निवेश के प्रवाह से रुपए की मांग बढ़ती है, जिससे इसका मूल्य बढ़ता है। आपको उपयुक्त ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में सही स्टेटमेंट्स को पहचानना है। ऑप्शन है आपके केवल एक और दो स्टेटमेंट सही है, केवल एक और तीन सही है, दो और तीन सही है, एक दो और तीन तीनों सही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, और मैं आपको कमेंट सेक्शन में या अगली क्लास में मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आप जो भी आर्टिकल पढ़िए उस पर दो से तीन क्वेश्चन जरूर खुद से बना करके सॉल्व करने का प्रयास करिए, या नहीं होता तो आप खुद से क्वेश्चन बनाइए उस पर। फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा, चीजें हम अच्छी एक लय में करेंगे आप चीजें तो ज्यादा फायदेमंद होती हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो आपको समझ में आई है, चैनल पे पहली बार आए हैं आप, तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, एक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ। और आपके किसी कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उस पर अगली वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।